नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया है। एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी इस दौरान मौजूद रहे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी भी हमारे साथ में हैं। आज एनडीए गठबंधन ने संसदीय दल का नेता चुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। कैसा क्षण था, क्या अनुभव किया आपने? वहां पर देखा तरह तरह की बातें हो रही थी, लेकिन बहुत सामान्य तरीके से सबने अपना समर्थन दिया। काफ़ी उत्साहजनक और उल्लास से भरा हुआ वातावरण था और एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सभी ने मोदी जी का बड़े दिल से समर्थन किया है और उनके 10 वर्षों के कार्यकाल को सभी ने याद भी किया और आने वाले समय में अपेक्षाओं को पूरा करने की क्षमता यदि किसी में है तो मोदी जी में ही है। ये भी सभी लोगों ने अपने भाषण में व्यक्त किया है। उन्होंने जिस तरह से अर्थव्यवस्था को मजबूत किया उसका उल्लेख किया और भविष्य में मोदी जी की जो कल्पना है 2047 में विकसित भारत बनाने का और 2029 तक तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पहुँचाने का, इसको भी सभी ने उल्लेख करके अप्रिशिएट किया और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि गांव और शहरों का अंतर मिटेगा, गरीब और अमीर का अंतर मिटेगा, मोदी जी ही सबसे योग्य और सक्षम नेता हैं और उनको एनडीए के संसदीय दल का नेता और सदन के नेता के रूप में सभी ने समर्थन किया है। मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। आपने भी मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में, कई लोकसभा सीटों में आप गए। जो नतीजे आए हैं, जब आप जनता के बीच में जा रहे थे तो आपको लग रहा था ये नतीजे हमारे इसी तरीके से परिणाम आने वाले? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में तो जैसे आज आप हमसे पूछ रहे हैं, ऐसे चुनाव के थे तो मैं यही कहता था कि 29 सीटें आ रही हैं। लोग कहते थे नहीं कैसे आप कह सकते हैं, तो मैंने कहा भाई पिछली बार 29 में 28 आई थी, एक सीट हमारे थे और वो भी 35,000 से छिंदवाड़ा, तो इस बार हम वो 35,000 का अंतर भी ख़त्म कर देंगे। तो 29 सीटें आई। तो ये थे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, जो कि बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए गठबंधन ने पूरी तरीके से समर्थन किया है और अब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर के और हैट्रिक लगाएंगे और देश 2047 की जो अवधारणा है भारतीय जनता पार्टी की उसको लेकर आगे चलेंगे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज। एनडीए के घटक दलों ने आज दिल्ली में नरेंद्र मोदी को अपने संसदीय दल का नेता चुना। 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो विपक्ष इस पर वार कर रहा है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एनडीए गठबंधन की सरकार को वैसाखी वाली सरकार बताया। सुनिए क्या कुछ कह रहे उमंग सिंघार। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी भी हमारे साथ में हैं। आज एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना एनडीए दल का नेता चुन लिया है। अब स्वाभाविक है, अब मोदी जी ने करिश्मा तो दिखाना चाहा लेकिन करिश्मा नहीं दिखा, लेकिन सहयोगी दल के माध्यम से नेता बन गए। तो मैं तो कई बार कह चुका हूं कि जिस प्रकार से 400 पार का नारा देते थे ये लोग और जो कई पार्टियों की 30 से 35-40 पार्टियों की बैसाखियों पे वो कभी 400 पार नहीं कर सकती। मैंने कई बार चैनलों में कही और बात हुई और मैं निश्चित तौर से इस बात को भी मानता हूं कि अब क्या मोदी जी डिलिमिटेशन करा पाएंगे? क्या मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन करा पाएंगे? क्या मोदी जी महिला आरक्षण दे पाएंगे जो संसद में पास हो चुके? तो ऐसे कई कारण है। क्या मोदी जी जनगणना का करा पाएंगे, जातिगत जनगणना को लेके? तो मैं यही कहना चाहता हूँ ये चैलेंज है और मुझे नहीं लगता है कि ये चैलेंज के आधार पर पूरे 5 साल सरकार चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, जो कि कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन ने भले ही अपना नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन लिया है, लेकिन ये सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन और हिंदू राष्ट्र जैसे कई मुद्दे हैं, जाति जनगणना जैसे कई मुद्दे हैं जिनको क्या ये पूरा कर पाएंगे। और इसके साथ ही मानसून सत्र में मध्य प्रदेश की सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है और उसके लिए उन्होंने सारे विधायकों को पत्र भी लिखा है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज।
मध्य प्रदेश सहित देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए लगी आचार संहिता अब खत्म हो चुकी है, हट चुकी है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। करीब 80 दिन से ज्यादा आचार संहिता देश भर में लागू रही। इधर अधिसूचना जारी होते ही मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने रुके हुए शासकीय कार्यों को ताबड़तोड़ अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में आचार संहिता खत्म होते ही सरकार ने एक्शन में आते ही सबसे पहले आधी आबादी को सौगात दे दी है। मोहन सरकार ने लाडली बहना योजना की किश्त जारी कर दी है। हालांकि ये किश्त हर महीने की 10 तारीख को जारी की जा रही है, लेकिन एमपी में बीजेपी की बम्पर जीत की सफलता के बाद मोहन सरकार ने आधी आबादी को तोहफे के रूप में ये राशि पहले जारी कर दी। दूसरी तरफ अब भोपाल में भी विकास कार्य के भूमि पूजन लोकार्पण हो सकेंगे, तो प्रशासनिक स्तर पर भी काम किए जा सकेंगे। सीएम हेल्पलाइन के तहत भोपाल में 4000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं। महापौर हेल्पलाइन पर भी लोग अब शिकायतें कर सकेंगे। समग्र आईडी, आधार, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान, राशन कार्ड का हो सकेगा काम। पात्रता पर्ची, उज्ज्वला योजना, धन जन खाता जैसे कई कामों को भी निपटाया जाएगा। पेंशन प्रकरणों में भुगतान की स्थिति, राजस्व वसूली पर भी अफसर फोकस रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जल्द ही ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल करने की तैयारी में। आपको बता दें, मार्च 2024 में डीजीपी सुधीर सक्सेना के 2 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए उनको तुरंत बदलने की संभावना है। वहीं मुख्य सचिव वीरा राणा की जगह मुख्य सचिव पद के लिए 3 बड़े नामों पर बात की जा रही है। एमपी को मिलेगा नया मुख्य सचिव। वीरा राणा के बारे में 2 विकल्पों पर विचार। डीजीपी सुधीर सक्सेना के 2 साल मार्च 2024 में हुए पूरे। सीएस के प्रमुख दावेदार मोहम्मद सुलेमान, डॉक्टर राजेश राजौरा, एसएन मिश्रा। चर्चा में केंद्र में तैनात अनुराग जैन का नाम भी। मंत्रालय में अफसरों की सूची तैयार है। कुछ कलेक्टर्स का तबादला भी हो सकता है। मोहन सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में दिखाई देगी। सरकार की कोशिश रहेगी जनता के दरबार में सुशासन और मजबूत सरकार की छवि बनाने, जिसको लेकर सरकार काम में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज भोपाल। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एमपीपीएससी में सफल उम्मीदवारों को बधाई दी है और सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। सीएम ने पोस्ट में लिखा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को हृदय से बधाई। आपकी इस कामयाबी से मध्य प्रदेश के प्रति आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप समस्त चुनौतियों को पार कर मध्य प्रदेश को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपीपीएससी परीक्षा 2021 के अंतिम रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा में टॉप 10 में 7 महिला उम्मीदवार हैं, जिसमें से रायसेन की अंकिता पाटकर अव्वल रही हैं और अमित कुमार सोनी ने दूसरा नंबर और पूजा चौहान ने तीसरा नंबर हासिल किया है। वहीं डिप्टी कलेक्टर के कुल 24 पद में 12 महिलाएं शामिल हैं। अंकिता पाटकर ने पहली रैंक हासिल की। अमित जोगी ने दूसरी रैंक हासिल की है। वहीं पूजा चौहान ने तीसरी रैंक हासिल की है। एमपीपीएससी के टॉप 5 आपको हम बता रहे हैं। मनीषा जैन ने चौथा स्थान हासिल किया और वहीं टॉप 5 में 5वें नंबर पर प्रियंक मिश्रा यहां पर रहे। उधर भोपाल मंत्री विश्वास सारंग एमपीपीएससी में 10वीं रैंक हासिल करने वाली ज्योति राजौरे से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने ज्योति राजौरे को मिठाई खिलाई और बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये नरेला परिवार के लिए बेहद गर्व का पल है। बहन ज्योति की सफलता सभी के लिए प्रेरणा देती है। ज्योति राजौरे ने 2017 से वो तैयारी कर रही थी और अब उन्हें 10वीं रैंक हासिल हुई। परिवार में एक खुशी का पल आया है। हमारे नरेला परिवार की, नरेला विधानसभा की बहन ज्योति राजौरे जी पीएससी में सिलेक्ट हुई हैं और केवल सिलेक्ट नहीं हुई बल्कि उन्होंने रैंक भी हासिल की है। आज मैं उनको प्रत्यक्ष रूप से बधाई देने आया हूं। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है और ज्योति बहन का जो ये सफलता का जो सफर है ये बहुत प्रेरणादायी है, क्योंकि वो विवाहित हैं, परिवार के साथ हैं, उनका बेटा है। वो सब जिम्मेदारी के साथ साथ उन्होंने ये एग्जाम को क्रैक किया है, सफलता अर्जित की है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि वो बहुत
कल देर रात एमपीपीएससी का रिजल्ट आ गया और इसमें लड़कियों ने भी बाजी मारी है। टॉप 10 की अगर बात करें तो टॉप 10 में 7 लड़कियों ने बाजी मारी है। हमारे साथ ज्योति राजौरे जी मौजूद हैं और ये अब डिप्टी कलेक्टर इन्हें बोला जाएगा। डिप्टी कलेक्टर ज्योति राजौरे जी मौजूद है। बात करेंगे कि कैसा संघर्ष रहा और डिप्टी कलेक्टर के पद तक पहुंचने के लिए तैयारियां कैसे की, कहां से मोटिवेशन मिला। मैम, सबसे पहले विस्तार न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, कैसे संघर्ष कैसा रहा, क्योंकि अब एक लंबा संघर्ष किया होगा आपने, और कितने अटेम्प्ट किए, कैसे तैयारी किया? संघर्ष ये रहा सर कि ये बालक मेरा प्ले स्कूल में था, तब मैंने स्टार्ट किया और आज ये 5th क्लास में आ गए हैं, तो करीब 6 से 7 वर्ष मुझे हो गए तैयारी को। चूँकि बीच में कोविड भी आया, उसकी वजह से भी विलम्ब रहा, तो ये मेरा मेंस के तौर पर मेरा चौथा प्रयास था और साक्षात्कार के तौर पर ये मेरा तीसरा प्रयास था। तो अब जाके मुझे सफलता मिली। मैंने 2017 से शुरुआत की थी एग्ज़ाम के लिए। तो इससे पहले किसी प्रशासनिक पद में आप रही हैं या इससे पहले कहाँ थी? जी सर, मैंने BHMS किया है, तो विवाह के पश्चात मैंने, चूँकि मेरी ग्रेजुएशन के टाइम पे ही मेरी शादी हो गई थी 2011 में, उसके पश्चात मैंने भोपाल आकर कुछ समय जॉब किया, प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की, और फिर 2014 में बेटा हुआ और उसके 3 वर्ष के पश्चात मैंने इसे पर्याप्त समय दिया और उसके 3 वर्ष के पश्चात मैंने तैयारी शुरू की। हमारे यहाँ ऊपर रेंट पे रहने के लिए एक फ्रेंड आई थी मेरी, नायब तहसीलदार, तो बस उन्हीं से वो मेरा इंस्पिरेशन रही और तभी से ये जर्नी चल रही है और आज कंप्लीट हुई है। तो उनसे प्रेरणा मिली और आपने सोचा कि आपको भी प्रशासनिक सेवाओं में जाना? मुझे भी उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली। मैंने उनकी बुक्स को पढ़ा और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से थी, मैंने कभी इन सब चीज़ों को पढ़ा नहीं, लेकिन जब मैंने नया सब्जेक्ट पढ़ा तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और बहुत अच्छा, और लगातार मुझे सफलता मिलती रही, तो परिवार ने भी साथ दिया। तो जी, तो ये हमारे साथ आने वाले समय, या यूँ कहूँ कि अब कुछ दिन बाद डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी में बैठे हुए दिखाई देंगे। जो कैमरा पर्सन नागिन के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के विधायक अजय सिंह ने जीतू पटवारी पर सवाल उठाए, क्या कुछ कहा है, रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब पार्टी में ही अंतर्कलह शुरू हो गई है। नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने में लग गए हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने जीतू पटवारी के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और साफ साफ लहजे में कह दिया कि हार की जिम्मेदारी तो लेनी होगी। हवाला खुद का दिया, बोले 2013 में जब हार हुई तो नेता प्रतिपक्ष का पद मैंने छोड़ दिया था। ये तो केंद्र हाईकमांड तय करेगा कि चेंज करे ना करे, लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है। भाई, मैं नेता प्रतिपक्ष था, सरकार नहीं बनी 2013 में, मुझसे कहा गया कि आप फेल हो गए, इस्तीफा दे दिया। अजय सिंह यही नहीं रुके, केंद्रीय नेतृत्व से भी हार की समीक्षा करने की गुजारिश की। वहीं कमलनाथ पर भी सवाल उठाने से अजय सिंह नहीं चूके। फिर कोई एक नेता कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा असर पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में पड़ा है कि इतने बड़े नेता ही यदि भाजपा में जाने की। लोकसभा में मिली करारी हार के बाद से ही अजय सिंह लगातार मुखर हैं और सवाल उठा रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस में अब ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में भी कई और कांग्रेस के दिग्गज पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े करते नजर आएंगे। तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये हार कांग्रेस की बहुत बड़ी हार है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। भोपाल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब महापौर मालती राय अचानक एक्शन मोड में आ गईं। दरअसल मालती राय उस वक्त नाराज हो गईं जब एक युवक तालाब में कचरा फेंक रहा था और इस दौरान मालती राय ने पहले तो युवक को जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद स्वच्छता को लेकर युवक को महापौर समझाती भी नजर आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज हम 8 काली जी के मंदिर बैठे हैं भोपाल के लिए अपन करने नहीं चाहते साफ सुथरा और आगे उज्जैन में वक्फ बोर्ड की संपत्ति में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जहां शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पर 7 करोड़ 11 लाख रुपए की अवैध वसूली का आरोप लग रहा है और कांग्रेस के नेता रियाज खान को वक्फ बोर्ड ने 7 करोड़ 11 लाख रुपए की वसूली का नोटिस दिया है। शिकायत के बाद रियाज के खिलाफ खराकुआ थाने में FIR भी दर्ज हो गई है
और उन पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर स्थित दुकानदारों से अवैध वसूली का आरोप है। रियाज खान वर्तमान में उज्जैन शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं और पिछले 26 साल वक्फ बोर्ड उज्जैन में अध्यक्ष रहे। बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने उज्जैन के प्रबंध कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रियाज खान जी को 7 करोड़ 11 लाख रुपए का रिकवरी हेतु नोटिस दिया है और लगातार वहां पर वक्फ संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा था। वहां से आने वाली आय को बंदरबाट की जा रही थी और जिन दानदाताओं ने अपनी संपत्तियों को परोपकार के लिए दान किया था, उन संपत्तियों से होने वाली आय परोपकार पर खर्च करें। अगर इस प्रकार से बंदरबाट कहीं और भी हो रही है तो उस पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड कानून के तहत सख्त कार्रवाई करेगा। मुरैना में दलित सरपंच के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया, जहां दबंगों ने दलित सरपंच को पेड़ से बांधकर मारपीट और गांव से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद परिवार सहित सरपंच ने गांव छोड़ दिया और आरोपी दबंगों के खिलाफ पोरसा थाने में आवेदन देकर शिकायत की। पोरसा पहले चौराहे पे मारो साधु सिंह के पे, फिर गांव में आए के मारो है और अपने द्वार पे बांध के डाल दावे, फिर सरपंच के घरे आए है। बात जी कही देखो सरपंच बंधो भाई गांव में डरो द्वारे। हाँ मकान खाली कर रहा है, अपने नातेदारी में जा रहा है, वहीं रिश्तेदारी में रहेंगे समझ आने। 2 साल से परेशान कर रहा है सरपंच आई हुई है, हमें जो सरपंच जोंगल मांगते हैं तुम कभी सिक्का मांगते हैं, इसलिए मैंने दो फिर मारपीट करी है। मैंने कल ब्लॉक में आए 3 तारीख को घंटे निकले, फिर मारपीट करी, फिर अपने घर ले गए, घरें करी हमारी सरपंच जी हम। वहीं रायपुर में महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने महतारी वंदन योजना की समीक्षा होगी ये कहा और कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी ने बहुत कम समय में योजना को पूरा किया है। वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत के थप्पड़ वाले मामले पर कहा कि एक महिला द्वारा एक महिला के खिलाफ इस तरह की हरकत अच्छी नहीं, विरोध का अपना तरीका होता है। रही बात खालिस्तानियों की, तो वो हमेशा भारत के खिलाफ काम करते रहे। आगे बढ़ेंगे। विश्व पोहा दिवस मनाने के उद्देश्य से राजवाड़ा पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आए सभी लोगों को निःशुल्क फ्री में पोहे खिलाया गया और इस बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला और गोलू शुक्ला भी मंच पर पोहे खाते हुए नजर आए और इस दौरान विजयवर्गीय ने लोगों से विशेष तौर पर बच्चों को पोहे खाने के लिए प्रेरित करने की अपील की और बच्चों को पिज्जा, बर्गर और मोमोज खाने से रोकने को भी कहा। 7 जून को विश्व पोहा दिवस मनाकर सारे देश में पोहे लोग खाएं। जब आप पोहा दिवस मनाएंगे, सारा देश पोहे खाएगा, तो हमारे उज्जैन में जो लोग पोहे का निर्माण करते हैं, मिल है जिनकी, उनका मार्केट बढ़ेगा। और पोहा बहुत ही सिंपल बनाने की विधि है, जल्दी हजम होने वाला है और इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है, इसलिए पोहे की मार्केटिंग कर रहे हैं हम। ये पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह ये सब ये जो आ रहे हैं, ये बच्चों के स्वास्थ्य को ख़राब करने वाले हैं। पोहे में कोई खराबी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और इसलिए हमारे बच्चों का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे। तो एनडीए का नेता चुना जाने के बाद ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी 9 जून को शपथ लेने जा रहे हैं। शाम को 6 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। माना जा रहा है कि अब की बार मंत्रिमंडल में कई चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ के लिए नरेंद्र मोदी एक बार फिर एनडीए की संख्या बल के आधार पर जल्द ही शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण की कवायद तेज हो गई है। शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर अब नई जानकारी सामने आई है। नया अपडेट ये है, सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के रूप में 9 जून को शपथ ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है और तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने जा रही है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद जब हरी झंडी मिली, तब यह तय हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरे टर्म्स की सरकार बनने जा रही है।
राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह की तैयारियां भी अभी से शुरू हो चुकी हैं और जानकारी के मुताबिक 9 जून को शाम के 7:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान यह भी संभव है कि कैबिनेट में उनके कुछ मंत्री पद की भी शपथ दिलाई जा सकती है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। देश के सभी मुख्यमंत्रियों के अलावा कई वीवीआईपीज को बुलाने की तैयारी चल रही है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जगत की कई बड़ी हस्तियां भी प्रधानमंत्री मोदी की शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले ये शपथ कार्यक्रम 8 जून को होना था, लेकिन अब 9 जून को प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। एनडीए ने 292 सीटों पर जीत दर्ज की है और बहुमत हासिल किया है। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें ही जीती। बीजेपी ने अकेले 240 सीटों पर जीत हासिल की है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने मोदी की अगुवाई में 282 और 2019 के चुनाव में 303 सीटें जीतकर अकेले दम पर बहुमत हासिल किया था। हालांकि इस बार सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए बहुमत हासिल कर पाया है। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड भी जुड़ जाएगा। वे देश के ऐसे दूसरे नेता बन जाएंगे जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते और देश के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले यह रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। तीसरी बार मोदी सरकार। 2014 में नतीजों के 10 दिन बाद 26 मई को मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए पहली बार शपथ ली थी। 2019 में नतीजों के 7 दिन बाद 30 मई को मोदी ने पीएम पद के लिए दूसरी बार शपथ ली। 2024 में नतीजों के 5 दिन बाद 9 जून को मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। कल हुई एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को पीएम पद के लिए एनडीए का नेता सर्वसम्मति से चुना गया था। अब 7 जून को राष्ट्रपति के पास जाकर एनडीए के सभी राजनीतिक दल अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे और फिर 9 जून को मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो केंद्र में एनडीए की सरकार बनना तय है। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह भी तय हो गया है। वहीं एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सरकार के गठन को लेकर फॉर्मूला भी तय हो गया है। पार्टियों के खाते में 4 सांसदों पर 1 मंत्री पद आएगा। मिल गया फॉर्मूला, बन गई सरकार। 4 जून के बाद से एनडीए में सरकार बनाने के तरीकों पर मंथन शुरू हो गया था, जिसके बाद 5 जून को दिल्ली में बड़ी बैठक हुई और टीडीपी जेडीयू ने एनडीए की सरकार बनाने के लिए हरी झंडी दिखा दी। इस बैठक के पहले ही कयासों का बाजार गर्म था कि ये दोनों ही पार्टियां अपने अपने सांसदों के लिए बड़े बड़े मंत्रालय और लोकसभा स्पीकर के पद की डिमांड कर रही है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनडीए ने सरकार बनाने का और मंत्रालय बांटने का फॉर्मूला बना लिया है। अब जरा समझते हैं कि आखिर सरकार बनाने का ये नया समीकरण क्या कुछ है। दरअसल एनडीए सरकार में अब मंत्री पद का फॉर्मूला तय हो गया है। 4 सांसदों पर 1 मंत्री पद मिलने वाला है। टीडीपी के पास कुल 16 सांसद हैं। इस फॉर्मूले के तहत चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के खाते में 4 मंत्रालय जा सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड के पास भी 12 सांसद हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी को 3 मंत्रालय मिल सकते हैं। चिराग पासवान की एलजेपी के पास भी 5 सांसद हैं, तो ऐसे में चिराग पासवान की एलजेपी के खाते में भी 1 मंत्री पद जा सकता है। अगर एनडीए सरकार के इस फॉर्मूले को डिकोड किया जाए तो 8 बड़े मंत्रालय एनडीए के सहयोगी दल को मिल सकते हैं। 2019 की तुलना में बीजेपी के खाते में इस बार कम सीटें आई हैं, जिसकी वजह से एनडीए के घटक दलों का प्रभाव सरकार में ज्यादा रहने वाला है। दरअसल मोदी सरकार 1.0 में सहयोगियों के पास 3 बड़े मंत्रालय थे। रामविलास पासवान, हरसिमरत कौर और अनंत गीते मंत्री बने थे। मोदी सरकार 2.0 में भी घटक दलों के खाते में 3 ही मंत्रालय गए थे। रामविलास पासवान, हरसिमरत कौर और अरविंद सावंत मंत्री बनाए गए थे। तो वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कोटे से रामदास अठावले राज्य मंत्री बने थे। 1999 में जब वाजपेयी सरकार थी तब रिकॉर्ड 11 मंत्री घटक दलों से बनाए गए थे। नरेंद्र मोदी की शपथ में अब कुछ ही दिन बाकी है और अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस फॉर्मूले पर एनडीए का गणित सबसे सटीक बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।